आदाब, मैं हूं शमीम उस्मानी। लेकर आया हूं आपके लिए एक मरतबा फिर ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशरियात। उम्मीद है आप तमाम सामीन और हाजरीन बखैराफियत होंगे, जिंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे। दोस्तों, जिंदगी हमेशा पुरसुकून जीनी चाहिए। कहते हैं कि जिंदगी ऐसी जियो कि दुश्मनों को रश्क हो, मौत हो ऐसी कि जिस पर दुनिया देर तक मातम करे। हमें ऐसे अच्छे काम करने चाहिए कि हमारे जाने का गम तमाम लोगों को हो, और जिंदगी हम ऐसी जिए, इतनी खूबसूरत जिंदगी जिए कि दूसरे लोग रश्क करें। यही जिंदगी का फलसफा है, और सबसे बड़ा फलसफा यह है कि ये काम तभी कर सकते हैं जब हम हर आदमी को अपने बराबर समझें, छोटा बड़ा न समझें। क्योंकि जब तक हमारे जहन में ऊंच नीच रहेगी तब तक हम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। आइए फिलहाल तो एक नजर डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर सबिया फजल के साथ। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में यौम धर्म चक्र का किया इफ्तिताह। वर्चुअल बुद्धिज्म कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि दुनिया इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रही है। भगवान बुद्ध की तालीमात से हमें सही रास्ता हासिल होगा। जनाब मोदी ने लद्दाख में नीमू के मुकाम पर हिंदुस्तानी फौजियों से खिताब करते हुए कहा कि तौसी पसंदी का दौर अब खत्म हो चुका है। वजीर आजम ने गलवान के शहीदों को पेश किया खराजे अकीदत। वजीर आजम ने उस अस्पताल का भी दौरा किया जहां 15 जून को तशद्दुद के दौरान जख्मी हुए हिंदुस्तानी फौजियों का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम मुल्क को अपनी अफवाज पर फख्र है। वजीर आजम के लद्दाख के फॉरवर्ड इलाकों के दौरे के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने बुलाई अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, और जापान ने कहा है कि वो असल कंट्रोल लाइन में तब्दीली की किसी भी एकतरफा कोशिश की मुखालफत करता है। तो ये थी अब तक की अहम सुर्खियां, और चलिए अब कुछ बातें हो जाएं सेहत के हवाले से। ख़ास तौर पर आज का जो मौजू है डॉक्टर साहब का, वो इसलिए भी अहम है कि अक्सर सुना जा रहा है कि लॉकडाउन जब तक रहा उन दिनों में लोगों ने घरों में इतना लंबा क़याम किया कि लोगों का वज़न बढ़ने लगा। अब तो खैर हम अनलॉक में दाखिल हो चुके हैं, अनलॉक 2 का दौर चल रहा है, अब तो एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी यह है कि अगर कहीं वज़न बढ़ जाता है तो कई और परेशानियों की वजह बन जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं, क्या हैं डॉक्टर साहब के मशवरे, आइए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर असफर अली है। मैं लैप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जन हूँ। मैंने अपनी फेलोशिप सर गंगाराम हॉस्पिटल से की, और अब मैं आयुष्मान हॉस्पिटल द्वारका में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे मोटापा यानी ओबेसिटी के बारे में, जो आज इंडिया में और वर्ल्ड ओवर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जिसका रेट बढ़ता जा रहा है बाय एवरी ईयर। कारण कई हैं, बट मेन कारण है हमारा फूड पैटर्न, जिसमें फास्ट फूड अब हम ज़्यादा खाने लगे हैं, और लैक ऑफ एक्सरसाइज। माइल्ड ओबेसिटी को हम ट्रीट कर सकते हैं डाइट से और अच्छे लाइफस्टाइल से, यानी एक्सरसाइज, वॉकिंग से। बट जैसे ये ओबेसिटी बढ़ती जाती है और मॉडरेट टू सीवियर ओबेसिटी बनती जाती है, जैसे बॉडी मास इंडेक्स जो एक नॉर्मल इंसान का 18 से 24 होना चाहिए, जब ये 30 के ऊपर चला जाता है तो डाइट और एक्सरसाइज से उसको टैकल करना बहुत मुश्किल होता जाता है, और ड्यूरेबिलिटी कम होती जाती है इस मैनेजमेंट की। इसीलिए जब ओबेसिटी ग्रेड 2 या ग्रेड 3 पे पहुंच जाती है तो हमें दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आज की डेट में सबसे फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है बेरियाट्रिक सर्जरी। आप सबने सुना होगा। ये कोई चर्बी कम करने वाली या लाइपोसक्शन वाला ऑपरेशन नहीं है, बल्कि एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, जिसमें दूरबीन के द्वारा, जैसे हम गॉल ब्लैडर या अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं, उसी तरीके से हम बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं, जिसमें पेट का साइज को छोटा कर दिया जाता है, या अंदर जो पेट और आंतों का आर्किटेक्चर है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। इस वजह से भूख भी कम हो जाती है, और जो खुराक होती है, जो डाइट होती है, जैसे अगर हम 2 रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाते थे, तो आफ्टर ऑपरेशन आधी या 1 रोटी में ही पेट भर जाता है।
सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका इफेक्ट होता है, ये एक बॉडी में हार्मोनल और केमिकल चेंज प्रोड्यूस करता है ऑपरेशन के बाद, जिसके वजह से मोटापे के साथ साथ लाइफस्टाइल डिजीजेज जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ों पे भी कंट्रोल काफ़ी अच्छा हो जाता है। 80 to 90% पेशेंट्स सर्जरी के बाद या तो उनकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, यानी कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती आफ्टर सर्जरी, या अगर इंसुलिन या कई दवाइयों पे कई साल से थे तो उनकी ज़रूरत कम पड़ जाती है, यानी उनका डोज या नंबर ऑफ दवाइयाँ कम हो जाती है। दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट ब्लड प्रेशर पे है। जैसे जैसे वज़न कम होता जाता है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी बेहतर होता जाता है इस ऑपरेशन के बाद। आफ्टर सर्जरी विद इन 1 मंथ 80 to 90% लोगों के खर्राटे पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। आफ्टर 1 year ऑफ सर्जरी प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं और मेल्स में फर्टिलिटी भी काफ़ी बेहतर हो जाती है। कई पेशेंट्स जिनको घुटना बदलने की सलाह दी गई होती है, आफ्टर ऑपरेशन शायद उनको वो भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर कोई इंसान 100 किलो या 120 किलो का है जिसको हम वापस 60 या 70 किलो पे ला सकें, तो ये जो 40-50 किलो जो एक्स्ट्रा वज़न है अगर वो हम हटा सकें तो जाहिर सी बात है कि घुटनों पे काफ़ी कम लोड पड़ता है, जिसकी वजह से घुटने बच। ऑपरेशन का कॉस्ट बाकी ऑपरेशंस जैसे गॉल ब्लैडर हो गया या अपेंडिक्स हो गया उससे ज़्यादा होता है, बिकॉज इसमें कई स्टेपलर्स यूज़ होते हैं। बट रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि अगर इस ऑपरेशन कॉस्ट को हम कंपेयर करें, जो दवाइयाँ, जो डॉक्टर्स की विज़िट मोटापे के लिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ के लिए जो अगले आने वाले 3 से 4 या 5 सालों में जितना खर्च होता है इन चीज़ों पे, अगर उसको हम कंपेयर करें ऑपरेशन के कॉस्ट और उसके इफ़ेक्ट से, तो ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑपरेशन बन जाता है। सो इन दी एंड मैं ये कहना चाहूँगा टू कंक्लूड कि ओबेसिटी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 हो जाए, तो ये एक डिज़ीज़ मानी जाती है, जिसके साथ साथ बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस भी अपना घर कर लेती हैं ह्यूमन बॉडी में, और इसको ट्रीट करना एक चैलेंजिंग चीज़ है और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये हकीकत है कि सुकून हासिल करने के लिए हमें उस रब का नाम लेना पड़ता है जिसने तमाम आलम को बनाया, जिसने ये दुनिया तख्लीक की, जिसने हमें और आपको बनाया, जिसने पेड़ पौधे बनाए। जी हाँ, आइए एक मरतबा फिर चलते हैं गुरु साहब के द्वार और सुनते हैं शब्द भाई अमर सिंह रागी और साथियों से। जिसनु तेरी मेर, जिसनु तेरी मेर, सो तेरी बंदगी। जिसनु तेरी मेर, सो तेरी बंदगी। जिसनु तेरी में, सो तेरी बंदगी। जिसनु तेरी में, सो तेरी बंदगी। जिसनु तू प्रभुवल क्या मोशंदगी। जिसनु तू प्रभुवल तिस क्या मोशंदगी। जिसनु तेरी मेर, सो तेरी बंदगी। जिसनु तेरी मेर, सो तेरी बंदगी।
जिसनू तू रखवाला मारे तिस को जिसनू तू रखवाला मारे तिस कौन जिसनू तू रखवाला जिता तिने भैन जिसनू तेरी में सो तेरी बंदगी जिसनू तेरी में सो तेरी बंदगी 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 जिसनू तेरी में सो तेरी बंदगी जिसनू तेरी में सो तेरी बंदगी जिसनू तेरा अंग तिस मुख उजला जिस मुख उजला उजला देश मुख उजला उजला जिसनू तेरा अंग तिस मुख उजला जिसनू तेरा अंग सो निर्मली निर्मला जिसनू तेरी में सो तेरी बंदगी जिसनू तेरी में सो तेरी बंदगी जिसनू तेरी में सो तेरी बंदगी जिसनू तेरी नदर ना लेखा पुछिए ना लेखा ना लेखा पुछिए जिसनू तेरी जिसनू तेरी नदर नाल का पुछिए 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 जिसनू तेरी नदर नाल का पुछिए जिसनू तेरी खुशी तन नौनित ढूंढिए जिसनू तेरी में सो तेरी बंदगी जिसनू तेरी में सो तेरी बंदगी जिसनू तेरी में सो तेरी बंदगी तेरी जिसनू तेरी में सो
तेरी बंदगी जिसनों तेरी नेत सो तेरी बंदगी। दोस्तों, कुछ दिनों तक तमाम मुल्क में तातुल रहा, यानी लॉकडाउन का सिलसिला रहा। अब तो धीरे धीरे खत्म हो गया है और धीरे धीरे हम वापस उस माहौल की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक नॉर्मल माहौल है। और जो नॉर्मल होता है, अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा। अभी कुछ पाबंदियां हैं, वो भी इसलिए कि हम और आप सेहत के साथ रह सकें, खूबसूरत जिंदगी जी सकें। लेकिन इस लॉकडाउन का बहुत से लोगों ने फायदा उठाया है, बहुत से लोगों ने अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हैं। बहुत से लोग जो इस वक्त हमारे साथ यानी कि मौजूद हैं, उनमें से बहुत से लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आने वाले वक्तों में उनके लिए बहुत कारआमद साबित होंगे। आज हमारे मेहमान हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के जनाब रिजवान अहमद। आदाब नाजरीन, मैं रिजवान अहमद, डायरेक्टर इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। आई एम श्योर यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी एट योर होम। शायद कभी किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन आएगी और सारी दुनिया एकदम थम जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन जहाँ सब कुछ बंद है, एक पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जो कि बहुत तेजी से अपना काम कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं थमा, बिल्कुल भी नहीं रुका। मेरा इशारा वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ है, जिसे हम ई वर्ल्ड की नाम से भी जानते हैं। इस वर्चुअल वर्ल्ड का रियल इम्पोर्टेंस शायद हमें इस पैंडेमिक सिचुएशन में ज़्यादा समझ में आया। हमें अच्छे से समझने का मौका मिला कि इस ई वर्ल्ड के अंदर कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए मौजूद हैं, कितना सब कुछ है हमारे लिए एक्सप्लोर करने के लिए। हमने पिछले कुछ महीनों में देखा, चाहे हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ का ऑर्डर हो या ऑफिस की मीटिंग्स हों, सब हमने ई प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हम लोगों ने कंटिन्यू रखा। इन प्लेटफॉर्म्स ने हमारी लाइफ को एक तरीके से थमने नहीं दिया, एक रवानगी ज़िंदगी में बरकरार रही। और इस वर्चुअल वर्ल्ड का बेहतरीन इस्तेमाल एजुकेशन के लिए भी किया गया और किया जा रहा है अभी भी। टीचर स्टूडेंट्स को घर पर बैठे हुए लेसन्स दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं जूम और गूगल जैसे ऐप्स के ऊपर, जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशंस पॉसिबल हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस लिख भी सकते हैं ऐप्स के ऊपर। सो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी एजुकेशन वर्ल्ड ने एक्सप्लोर किया। ना सिर्फ ये, बे इंतहा ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, जिनको स्टूडेंट्स घर बैठे हुए एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल पे जाएं, खाली फीड करें ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, सो दे विल गेट होल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। कितनी सारी एजुकेशन रिसोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी दो बड़े ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स शुरू किए, स्वयं और स्वयं प्रभा के नाम से। स्वयं बेसिकली एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप हाई स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक के कोर्स कर सकते हैं अपने घर बैठे हुए। आप सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं सारे कोर्सेज के। ऐसे ही स्वयं प्रभा एक और प्लेटफॉर्म खोला गया, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे उलूम के वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। आप जाइए, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का सब्जेक्ट फीड कीजिए स्वयं प्रभा वेबसाइट के ऊपर, कोई पर्टिकुलर टॉपिक हिस्ट्री का फीड कीजिए, आपको वो ऑडियो विजुअल लेक्चर स्वयं प्रभा वेबसाइट के ऊपर मौजूद मिल जाएगा। सो इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ जो ऑलरेडी डिजिटल वर्ल्ड में मौजूद थी, हमने शायद पहले इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन पैंडेमिक सिचुएशन ने हमको शायद किसी ना किसी तरीके से फोर्स किया कि हम ये डिजिटल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें और जितनी भी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, उस सब को हम अपने इस्तेमाल में लेके आएँ। ऐसे ही मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने भी अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जिसको हम IMC मनु यूट्यूब चैनल के नाम से जानते हैं। इस चैनल के ऊपर भी सारे उलूम की रिसोर्सेज मौजूद हैं उर्दू लैंग्वेज के अंदर। चैनल की खासियत यही है कि जितना भी सारा रिसोर्सेज हमने बनाया है ऑडियो विजुअल लेक्चर्स IMC मनु यूट्यूब चैनल के लिए, वो सारा उर्दू लैंग्वेज में मौजूद है, जिसको हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं।
एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली स्टार्ट किया समर्थ के नाम से। समर्थ का ऑब्जेक्टिव है कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ का, इंस्टीट्यूट्स का गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हम ई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेके जाएं। सारा गवर्नेंस वगैरह सब कुछ इंटरनेट के जरिए हो, सॉफ्टवेयर के जरिए हो, फाइल वर्क को एकदम कम कर दिया जाए। तो बाकायदे इस पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान में सारी यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और इसकी ट्रेनिंग की गई, जो ट्रेनिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो गई और धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ इसको अब इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है इस प्रोजेक्ट को। आई एम श्योर इसके बड़े ही अच्छे नताइज फ्यूचर में देखने के लिए मिलेंगे। ई गवर्नेंस कैसे सारी सोसाइटी को बेनिफिट करेगा, स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को। सो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। डिजिटल अपने आप में एक दुनिया है, हमको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और पैंडेमिक सिचुएशन में जब सब हम लोग अपने घरों में बंद हैं, सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको मिली है कि हम कैसे डिजिटल वर्ल्ड का क्रिएटिव यूज़ करें और इस सिचुएशन का जिसमें हम सब लोग अपने घर के अंदर मौजूद हैं, कैसे बेहतरीन क्रिएटिव यूज़ करें so that we could benefit our nation. So I'm sure you will explore all the possible apps, all the possible resources present in the digital domain, and I wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much. साहिबो, कहते हैं कि बेटी हर किसी के नसीब में नहीं होती। बेटी उसको मिलती है जिसे ऊपर वाला, खुदा या भगवान पसंद करता है, चाहता है, जिसके नसीब में लिखी होती है। आजकल एक नारा आप भी सुन रहे हैं और हमारे वजीर आजम साहब ने भी दिया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जाहिर है कि इस नारे से या इसके जो मफहूम है उससे शोरा हजरात किस तरह से बेखबर रहते हैं। उन्होंने भी इस मफहूम को अपनी शायरी में इस्तेमाल किया है। आज हमारे साथ मुंबई से हैं मोहतरमा तबस्सुम अशफाक शेख, जो अपनी शायरी पेश कर रही हैं और कुछ इसी तरह का मफहूम उनकी शायरी में भी है। समाअत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तबस्सुम अशफाक शेख है। मैं शहर विरार, तालुका वसई, ज़िला पालघर में मौलिमा हूँ। आज आपके सामने मैं अपनी नज़्म बेटी पेश कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। घर में सबकी प्यारी बेटी, फूलों की सी न्यारी बेटी, अम्मी की चाहत है बेटी, सबके लिए राहत है बेटी, अब्बा की गुड़िया है बेटी, जादू की पुड़िया है बेटी, बहन के सारे ये गम लेती, भाई की है हमदम बेटी, बन कर रहमत आती बेटी, घर में बरकत लाती बेटी, बीवी अम्मी बाजी बेटी, खुशियों की है चाबी बेटी, घर की इज्जत हर एक बेटी, रब की न्यामत हर एक बेटी, किस्मत जिसकी हो वो पाए, दौलत ये सबके घर ना आए, सबसे कहती है एक बेटी, बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी, बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी, बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी। अल्लाह हाफ़िज़। और अब जिक्र आपकी बातों का, यानी कि आपके ख्यालात का। जी हाँ, जब आपकी बात होती है तो जाहिर है कि आप ही की बात होती है। यानी कि हमारे प्रोग्राम के हवाले से हमारे सामाईन जो मुख्तलिफ तरीके से अपनी अपनी बात पहुँचाते हैं वो हम यहाँ पेश करते हैं आपके लिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुँचाई जा सके। आज हमारे साथ पाकिस्तान के हमारे नदीम डैडी, जो हमारे सामे हैं, वो मौजूद हैं और उन्होंने एक नगमा
अपनी आवाज़ में गाकर भेजा है ताकि हम दूसरे सामीन तक उनकी आवाज़ को पहुंचा सकें। तो समात फरमाएं और देखें कि आवाज़ उनकी कितनी खूबसूरत है। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मीर, आ लौट के आजा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीर। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन, ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीर। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाए भी, ये घड़ी न जाए भी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आप लौट के आजा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, मेरा सूना पड़ा रे
तो सामीन, आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो से उर्दू सर्विस की नशरियात सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। वक्त हो गया है प्रोग्राम के ख़त्म होने का, लेकिन चलते चलते कुछ और बातें भी आपसे कर ली जाएं। कुछ मिनट तो हैं हमारे पास। एक बड़ी अच्छी खुश आइंद खबर इन तमाम बातों के दरमियान कि जब हर जहन फ़िक्रमंद है, कुछ परेशान है, एक अजब सी कशमकश का शिकार है जिस दौर से आजकल दुनिया गुजर रही है, तो ऐसे में एक बड़ी खुश आइंद खबर ये है कि ICMR ने भारत बायोटेक के साथ ये दावा किया है कि 15 अगस्त यानी आने वाली 15 अगस्त को वो कोविड-19 की वैक्सीन लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये ऐसे में वाकई बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आबे हयात किसी के हाथ लग जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लगे हुए हैं कि इस वबा से कैसे छुटकारा मिले, कोई दवा तैयार हो, वैक्सीन तैयार हो ताकि लोगों की परेशानी का ख़ात्मा हो। तो ऐसे में हमारे यहाँ ये ख़बर है, हिंदुस्तान हमेशा कोशा रहा है, हमारे भी एक्सपर्ट माहिरीन, जो साइंसदान हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हमेशा पहल करते हैं, आगे रहते हैं नित से नई ईजादात के लिए। तो ऐसे में ये ख़बर आई है और बहुत अच्छा लगा मुझे भी सुनकर। एक लगा कि जैसे फ़िक्र के जो बादल हैं वो कहीं जहन से हटने लगे हैं। अब खुशखबरी है तो मुझे लगा कि आपसे भी ये शेयर की जाए कि इंशाल्लाह जल्द ही ये दवा आ जाएगी और फिर एक बार फिर से तमाम दुनिया लौटेगी, हिंदुस्तान लौटेगा उसी पुरानी डगर पर। हालांकि ज़िंदगी अब पुरानी ढब पर वापस आने लगी है, क्योंकि ज़िंदगी के और भी बहुत से तकाज़े होते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा डर, एक थोड़ा सा खौफ, थोड़ी एहतियात, ये सारी चीज़ों के साथ चल रहा है अभी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया। लेकिन अब अनकरीब वो वक्त जो है बिल्कुल समझ लीजिए, बस ज़रा सा इंतज़ार और इंशाल्लाह फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह की दुआएं आप भी करते रहा कीजिए। फ़िलहाल आज का ये प्रोग्राम ख़त्म होता है तो मैं सबिहा लेती हूँ आपसे इजाज़त आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की अपनी पूरी टीम की जानिब से। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में कुछ और बातें लेकर हम आएंगे। खुदा हाफिज़।